हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। और आज भी पीओ क्लर्क के 2024-25 से की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें डीवी मेल आना शुरू हो गए हैं। और अब जो ज़्यादा क्वेरी बच्चों की निकल के आ रही है, वो आ रही है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बैंक पीओ और क्लर्क दोनों में हो गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें जो बॉन्ड है, बॉन्ड की अमाउंट भी जैसे पीओ में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए 3 लाख रुपए है, बड़ी अमाउंट है। तो बच्चों का जो अब क्वेरी सबसे बड़ी आ रही है कि ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन कैसे लिया जाए, कितने दिन का मिल जाता है, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं, सब पूरा डिटेल, किस वक्त हमें अप्लाई करना चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। तो ये सभी चीजें इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि व्हेन शुड अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, हमें कब अप्लाई करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चों की है कि जैसे डीवी मेल आ गई, तो हम डीवी मेल आते ही मेल छोड़ दें कि हम अभी हमारी डीवी एक्सटेंड कर दी जाए, तो वो नहीं होगी। ये जैसे ही आपकी डीवी, मेडिकल, एलपीटी अगर रिक्वायर्ड है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, आपके जो भी बायोमेट्रिक वगैरह सब हो गए, और एलपीटी इफ नीडेड, एलपीटी इफ नीडेड ये भी होगी, राइट। उसके बाद आपके पास आएगा फाइनल सिलेक्शन। भाई जब सभी से आप गो थ्रू हो गए, सभी में सेटिस्फैक्ट्री हो, तो आपके पास फाइनल सिलेक्शन का जो आएगा। उसके बाद भी मैं आपसे कहूंगा कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग की डेट नहीं मिले, जैसे आपके पास फिर ऑफर लेटर आएगा ज्वाइनिंग के लिए, उसमें थोड़ा टाइम आपको देंगे। और कई बार क्या होता है, जैसे डीवी, मेडिकल, एलपीटी कर ली और महीना 2 महीने वैसे ही निकल गए, तब तक वो रिजल्ट आ गए। फिर हो सकता है मार्च इसमें निकल जाए, अप्रैल को आपको पता चल जाए, 1 अप्रैल को आपको पता चल जाए आपको एक्सटेंशन की नीड ही नहीं। बाय द वे फिर भी हो तो जब आपके पास ज्वाइनिंग का ऑफर आए, उस वक्त जहां से भी ऑफर आए, जो कॉन्टेक्ट मेल है उस पर्टिकुलर बैंक की, उस पर आप मेल छोड़ें एचआर के लिए, और कि भाई मुझे कितने पीरियड का एक्सटेंशन चाहिए। हाँ, अगर उसमें आप ये कोज देंगे, अब कोज ऑफ एक्सटेंशन सेकंड ये है कि भाई ये तो आप टाइमिंग के कब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें। दूसरा है कोज ऑफ एक्सटेंशन। कोज ऑफ एक्सटेंशन वहां जो नंबर ये दे, जो ये मेल जो देंगे, मेल वो पक्का रेस्पॉन्ड करेंगे एचआर वाले आपका, और उससे का एक कॉन्टेक्ट नंबर भी उस बैंक का जो होगा, उस पर आप टेलीफोनिक भी, जैसे मेल का नहीं आया, आप टेलीफोनिक भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा है कोज ऑफ एक्सटेंशन। कोज ऐसा होना चाहिए जिस ग्राउंड पे आपको एक्सटेंशन मिल जाए। अगर आप किसी दूसरी एग्जाम का हवाला देंगे, जैसे आरआरबी प्योर क्लर्क, तो दोनों का रिजल्ट एक साथ आ गया, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई मैं मुझे कुछ एक्सटेंशन क्लर्क के लिए इसलिए दिया जाए क्योंकि मेरा पीओ आने वाला था, पीओ का मुझे ज्वाइनिंग मिल जाए तो मैं क्लर्क का डिनाइल भेजूं, राइट। तो ये तो दोनों आपके पास आ चुके, पीओ और क्लर्क। तो हो सकता है ज्वाइनिंग तो उसमें थोड़ा बहुत कम और ज्यादा, जैसे इसमें पहले पीओ की, जैसे मैं अभी बात करूं मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, तो उसमें पीओ के लिए पहले आया है। तो अब जो बच्चा पीओ और क्लर्क दोनों के लिए, तो मैं तो ये कहूंगा कि उसको तो एक्सटेंशन वैसे ही उस ग्राउंड पे नहीं चाहिए, उसको पीओ ही ज्वाइन करना चाहिए, भले नजदीक हो या दूर हो, है तो उसी स्टेट में। और अगर वो पीओ उसने दूसरे स्टेट से दिया है, एक ये भी हो सकता है कि पीओ उसने किसी और स्टेट से दिया और क्लर्क उसने होम स्टेट से दिया, और दोनों में सिलेक्शन हो गया, तो फिर वो ये देखे कि भाई मुझे क्या ज्वाइन करना है, आइदर क्लर्क और पीओ। तो उस वक्त भी अगर वो पीओ में सेलेक्ट हुआ बच्चा क्लर्क में एक्सटेंशन लेना चाहेगा, क्लर्क में अगर एक्सटेंशन लेना चाहेगा, तो ये ग्राउंड है, उसको मिल जाएगा कि भाई मुझे क्लर्क के में एक्सटेंशन चाहिए। लेकिन अगर पीओ के लिए वो एक्सटेंशन अप्लाई करेगा कि मुझे क्लर्क ज्वाइन करना है, तो आई थिंक ये टफ है उस केस में। अगर आप दूसरी एग्जाम का देंगे कि जी मैं आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क का इंतजार कर रहा हूं, बिल्कुल ये मान के चलिए कि 99% आपका रिफ्यूजल रहेगा, उस केस में भी आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो एक्सटेंशन अगर जैसे मान लो आप सेम बैंक में हो, जैसे एसबीआई में हो, एसबीआई क्लर्क आ गया, पीओ का शेड्यूल्ड है या पीओ की इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, उस केस में आपको मिल जाता है। आईबीपीएस जैसे किसी पर्टिकुलर आईबीपीएस आप क्लर्क में आपका आ गया, पीओ का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, तो आपको मिल जाएगा। इंटरव्यू का रिजल्ट आना शेड्यूल्ड है, तो भी आपको मिल जाएगा। बट इसमें दूसरे बैंक के लिए टफ होगा,
तो वो कोज नहीं दे, कोई भी ऐसा कोज दे दे। भाई बड़ा तो एक्सटेंशन आपको चाहिए नहीं, पीएसपी ही तो अभी दूर है, आपको एक्सटेंशन किस के लिए चाहिए? आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क तो बहुत लंबा नहीं है, या तो आपको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ बैंक्स में तो, और पड़ेगी तो आप कोई भी जैसे खुद की बीमारी के बजाय आप किसी पेरेंट्स की डिजीज का हवाला दे सकते हैं, उसका छोटा ग्राउंड भी आप वहाँ मेडिकल लेवल पे आजकल मैनेज हो जाता है, उनका दे सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, कोई घर में कोई ब्याह शादी हो तो आप उसका दे सकते हैं। तो इस तरह का कोई ग्राउंड बना के और आप उसमें एक्सटेंशन ले सकते हैं। 1 मंथ का आई थिंक इजीली मिल जाता है, और मोर देन 3 मंथ्स का बड़ा टफ मिलता है। ठीक है, फिर बैंक टू बैंक डिफर भी करता है, तो एचआर वाले आपको बता देंगे। आप थोड़ा सा लें उतना ही जितना आपका बिल्कुल नीडेड है, और जितना भी हो सकता है आप 3 महीने का अप्लाई करेंगे आपको 1 मंथ का ही मिलेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। पीरियड ऑफ एक्सटेंशन आ गया भाई, जब जितने कम से कम में काम चले उतने की कोशिश करो। 1 मंथ का मैंने जितना देखा 1 मंथ का बच्चों को आसानी से मिल जाता है, उससे ज्यादा आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क के लिए तो आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। देन अब इसके क्या नुकसान और क्या फायदे हैं? फायदा तो ये है कि भाई आपको चांस मिल जाएगा, और आपको वो, मान लो किसी बच्चे ने आरआरबी पीओ ज्वाइन कर लिया, आरआरबी पीओ ज्वाइन कर ली, जॉब उसकी शुरू होगी, उसका 3 लाख का उसने एक बॉन्ड फिल कर दिया, राइट। अब उसका आईबीपीएस पीओ भी हो गया, तो ओबियस है ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, अगर उनको आईपीएस पीओ है तो आरआरबी पीओ पे आईबीपीएस पीओ को वरीयता देंगे, वो क्लर्क पे तो आई थिंक नहीं देंगे। मैं तो एडवाइज नहीं करता कि किसी को देने की जरूरत है। तो जैसे आईबीपीएस पीओ भी हो गया तो वो आरआरबी पीओ फिट करना चाहेगा, तो उसमें वो घटेगा सौदा हो गया वो 3 लाख वाला, राइट। अब तो अगर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, नहीं वो सॉरी एक्सटेंशन मिल जाता है, तो आप इससे बच जाते हैं, तो ये तो आपको फायदा हो गया। या किसी के रियल इमरजेंसी है, जैसे कोई घर में शादी है, या कोई घर परिवार का कोई सदस्य बीमार है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है तो उसको मीट आउट करने के लिए आपको टाइम मिल गया। अब इसके नुकसान क्या है? तो नुकसान इसका सबसे बड़ा क्या है कि जो बच्चा, जैसे आपने ज्वाइन करना था, आपको कोई भी डेट थी, आपका जो बैच है उसको आपको डेट असाइंड हुई 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को आपको ज्वाइन करना था, और आपने मान लो 2 महीने का एक्सटेंशन ले लिया, तो आपका ज्वाइनिंग चलेगी 20 जून की, 20 जून की। तो आप अपने इस लिस्ट में, जो आपकी लिस्ट थी उसके मेरिट, कहीं ना कहीं आप किसी स्टैंड कर रहे हैं, सबकी एक जैसी सीनियरिटी नहीं है, एक उस लिस्ट का टॉपर है और एक उस लिस्ट के बॉटम में है। तो अगर किसी ने भी एक्सटेंशन नहीं लिया, तो आपने जैसे लिया 2 महीने का, तो आप इस बॉटम में, इस बॉटम वाले से भी नीचे आपकी सीनियरिटी काउंट होगी, क्योंकि इन सबने तो ज्वाइन कर लिया, आप बचे हो तो आप सबसे बॉटम में आ जाओगे, राइट। तो कई बार क्या होगा कि जैसे आपका पीओ के जो भी स्केल 1 से स्केल 2 के लिए, मान लो कोई इंटरनल एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम में क्या है, उन्होंने कट ऑफ डेट दे दी भाई 31 मार्च को, जिनको भी 4 साल हो जाएंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जिसने भी 4 ईयर से सेटिस्फैक्टरी वर्क कर लिया अपनी सर्विस को, 1 मिनट, तो वो क्या करें, वो इसमें एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आप 1 मंथ 2 मंथ जो भी एक सर्टेन टाइम था उसकी वजह से उससे बाहर हो गए, आप उस बैच में अपियर नहीं कर पाए, बड़ा घाटा हो गया, बड़ा घाटा। क्योंकि बैंक में प्योरली मेरे सीनियरिटी पे तो भाई सीनियरिटी तो आपके नीचे चली गई, प्रोबेशन भी आपका नीचे चला गया, सीनियरिटी भी नीचे चली गई, लेकिन कई बार बड़ा घाटा क्या हो जाता है कि भाई जैसे जब उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर पीरियड फिक्स किया और उस पीरियड से अगर बाहर हो गए, तो उस बैच में आप अपना इंटरनल एग्जाम जो प्रमोशन के लिए दिया था, जो शेड्यूल्ड था, उसमें आप अपियर ही नहीं हो पाए, आप पीछे चले। तो घाटा बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप इसको पूरा तोल के फिर ही अप्लाई करना। हाँ, कब अप्लाई करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर मिले उस वक्त आप कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी डीवी मेडिकल सब हो जाए और आपको ये आपके पास ये आ जाए कि हाँ आप प्रोविजनली सेलेक्ट फाइनली हो चुके हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। कोज ऑफ एक्सटेंशन में मैंने आपको बता दिया कि दूसरे जॉब को मत देना, उसी बैंक में अपर जॉब के लिए दोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप दूसरे जॉब के लिए दोगे तो मिलने की संभावना काफी कम है। पीरियड ऑफ एक्सटेंशन आप देख लीजिए कि जितना लिस्ट
आपके काम चल सकता है उतना लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप अप्लाई भी करेंगे तो उतना ग्रांट होके नहीं आएगा। प्रोस एंड कॉन्स में यही है कि फ़ायदा तो ये है कि वो बॉन्ड अमाउंट से आप बच जाओगे, दूसरे में अगर आपका सिलेक्शन हो गया जहाँ आप जाना चाहते हैं, और घाटा ये है कि आपकी सीनियरिटी उतने पीरियड से नीचे हो जाएगी। फिर कई बार वो बड़ा गेम भी आपके करियर के साथ खेल सकती है, कई बार बहुत बड़ा नहीं खेलती, क्योंकि प्योरली सीनियरिटी पे बैंक में प्रमोशन कम है। इंटरनल एग्जाम आपके पूरे साल का जो परफॉर्मेंस, काफ़ी चीज़ें उसमें रोल प्ले करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रमोशंस होते हैं। तो ये एक पूरा। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी के और क्यों क्वेरी इस ज्वाइनिंग एक्सटेंशन से लेके रह गई हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके भी रिप्लाई कर। दूसरे वीडियोस भी जो अपलोड हुए एलपीटी से रिलेटेड हुआ है, चाहे डीवी मेल जो आया है आपके मध्य प्रदेश से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, उसका भी वीडियो अपने चैनल पे डला हुआ है। उस पर भी जिन बच्चों ने भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो क्वेरीज थी, मैं ये मान के चलूंगा कि मैं वहां अगर मैं रिप्लाई ना भी करूं तो इससे उनका काम चल जाएगा। चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।